नमस्कार दोस्तों, मैं रौनक ओझा आप सभी का एक बार फिर एक और नए फ्रेश वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक रहेगा एक ऐसी कंपनी के बारे में जो कि इंडिया की लार्जेस्ट, एशिया की थर्ड लार्जेस्ट और पूरी दुनिया की 9th लार्जेस्ट पेंट सेक्टर की कंपनी है। जी हां दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं एशियन पेंट्स के बारे में। आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि क्यों एशियन पेंट हमेशा से एक अप ट्रेंड का स्टॉक रहा है, इसके प्रॉफिटेबिलिटी, इसके रेवेन्यू ग्रोथ, इसके मार्केट शेयर, इसके मार्केट साइज, इसके सेल्स परफॉर्मेंस, स्टॉक परफॉर्मेंस, हर एक चीजों के बारे में मैं इस वीडियो में बात करूंगा और आपको एक शॉर्ट में इसका एक अच्छा सा ओवरव्यू दे दूंगा। तो दोस्तों चलिए बिना समय इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब दोस्तों, इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एशियन पेंट की पहचान कैसे होती है। दोस्तों 1945 का दौर था, उस दौर में वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था और क्विट इंडिया मूवमेंट का आंदोलन चल रहा था। ऐसे में हुआ क्या कि इंडिया में सारे के सारे पेंट्स के इंपोर्ट पर रोक लग गई, जिसमें सबसे बड़ा फायदा हुआ उन फॉरेन कंपनीज का जो कि इंडिया में वेल एस्टैब्लिश थी, और दूसरी कंपनी जो थी वो थी शालीमार पेंट्स। ऐसे में ऐसे 4 लोगों को इसका मौके का फायदा उठाने का मौका मिला। इसमें हुआ क्या कि चमनलाल चौकसी, चिमनलाल चौकसी, अरविंद वकील और सूर्यकांत दानी ने मिलकर अपनी खुद की कंपनी चालू कर दी, जिसे नाम दिया गया एशियन पेंट्स। अब इसमें एशियन पेंट्स की शुरुआत हुई तकरीबन 1945 में। 1945 से लेकर 1952 या 53 तक में ही एशियन पेंट ने सिर्फ और सिर्फ 2% के प्रॉफिट मार्जिन के साथ 23 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट कर दिया, जो कि आज तक ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां आज के दौर में भी निकल पाकर ऐसा प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाती। इसने तो आज से तकरीबन 60-70 साल पहले ही कर डाला ऐसा काम। अब ऐसे में हुआ क्या कि इस कंपनी के हर साल सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी, रेवेन्यू ग्रोथ आसमान छू रहे थे, जिस वजह से ऐसा भी दौर आ गया कि इनके पार्टनर्स के बीच में मतभेद शुरू हो गया। अब ऐसे में हुआ क्या कि 1997 में चंपकलाल चौकसी की मौत हो गई और उसके बाद से ये बाकी के 3 पार्टनर्स की फैमिलियों के बीच में मतभेद शुरू हो गया। और इसका सॉल्यूशन यह निकला कि इस कंपनी के प्रमोटर्स के ग्रुप में तकरीबन 87 शेयर होल्डर्स है, जिसमें चौकसी फैमिली, दानी फैमिली और वकील फैमिली आ जाती हैं। मतलब ये 3 फैमिली के मिला दिया जाए तो इसका पूरा खानदान ये कंपनी का स्टेक होल्डर है। इसका नाम भी मैं ले लूंगा तो मेरे को लमसम 1 घंटे हो जाएंगे। इस कंपनी के मैं आपको बता दूं कि ओवरऑल तकरीबन प्रमोटर्स ग्रुप में अकेले बात करूं तो 87 प्रमोटर्स हैं। अब ये 87 प्रमोटर के ग्रुप में कई सारे प्रमोटर्स आ गए जो कि इन फैमिलीज के मेंबर थे। दूसरे में कई सारे फाइनेंस कंपनीज आ गए जो कि इन्हीं फैमिली की कंपनीज थी, और उसके बाद में कई सारे ट्रस्ट आ गए जो कि इन्हीं फैमिलीज के ट्रस्ट थे। ऐसे ही दोस्तों एशियन पेंट्स के 52.79% का प्रमोटर ग्रुप का स्टेक होल्डर कोई एक इंडिविजुअल नहीं है, ये पूरी फैमिली, पूरा खानदान है। अब हम ये जान लेते हैं कि ये एशियन पेंट्स हमेशा से एक अपट्रेंड का स्टॉक सी क्यों रहा है। ऐसे में होता क्या है कि निफ्टी में तकरीबन 50 कंपनियां हैं। उन 50 कंपनियों में से 50 की 50 कंपनियां उठती नहीं है, कोई गिरती है तो कोई उठती है, कोई बेरिश सिग्नल का काम करती है तो कोई बुलिश सिग्नल का काम करती है। बुलिश में दोस्तों एशियन पेंट्स आ जाती है, आईसीआईसीआई बैंक आ जाती है, या फिर कोटक बैंक आ जाती है, एचडीएफसी बैंक आ जाती है, एचडीएफसी ग्रुप की कंपनी जो होम लोन वाली है वो आ जाती है, या फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज आ जाती है। लेकिन आईटीसी नहीं आती है। आईटीसी एक अपट्रेंड का स्टॉक नहीं है, तो ध्यान रखना, वैल्यूएशन पे मत जाना कि वो एक अपट्रेंड का स्टॉक है। आईटीसी नहीं आती है। अब ऐसे में होता क्या कि ये जो सारी कंपनियां हैं ना, ये सारी कंपनियां हमेशा निफ्टी को उठाए रखने में मदद करती हैं। अगर कोई कंपनी ऐसी निकल गई जो निफ्टी को गिरा रही है, हमेशा से गिराए जा रही है, निफ्टी को उठने का मौका ही नहीं दे रही है, तो उसे निकाल दिया जाता है। जैसे कि अभी यस बैंक को सेंसेक्स में से निकाल दिया गया, टाटा मोटर्स को निकाल दिया गया, यही कारण था। अब ऐसे में होता क्या है कि आप ये चार्ट ही देख लो, निफ्टी के चार्ट देख लो और ये एशियन पेंट के चार्ट देख लो, और आप सेंसेक्स का भी चार्ट देख लो और उसमें एशियन पेंट का चार्ट देख लो। एशियन पेंट हमेशा से शेर की तरह सेंसेक्स निफ्टी के ऊपर एक छत्र छाया बनकर खड़ा हुआ है, मतलब इसको उठाने में बहुत बड़ा योगदान एशियन पेंट्स का है। ऐसे में होता क्या है कि एशियन पेंट दोस्तों बहुत ही जबरदस्त एग्जांपल है लीडरशिप का। क्यों? क्योंकि आज इस देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अगर कोई प्रमोटर ग्रुप के बीच में मतभेद आने लगता है तो शायद वो कंपनी टिक भी नहीं पाती। लेकिन एशियन पेंट ने ये सारी बातों को धोबी पछाड़ दिया, और इनफैक्ट उसके बाद से कंपनी ने ऐसा परफॉर्मेंस दिया कि इस कंपनी ने पूरी दुनिया में एक अपना इतिहास रच दिया है। ऐसे में अगर इस कंपनी के मार्केट शेयर के बारे में बात करूं तो इस कंपनी का तकरीबन 54.1% का मार्केट शेयर है। देश की सारी कंपनियां एक तरफ और एशियन पेंट एक तरफ। अब इस कंपनी के कुछ कंपटीटर्स के बारे में बात करूं तो नैरोलैक, बर्जर पेंट्स, शालीमार पेंट,
एक्जो नोबल इंडिया और सिरका पेंट जैसी कंपनियां आ जाती हैं जो इस कंपनी को कंपीट करती हैं। लेकिन ये सारी कंपनियां एक तरफ और एशियन पेंट का मार्केट शेयर एक तरफ, इसीलिए आज एशियन पेंट को टक्कर देने वाली कोई कंपनी आई नहीं है। अब इस कंपनी के ग्रोथ के बारे में बात करूं तो इस कंपनी को उठाए रखने में इस कंपनी की ब्रांडिंग का बहुत बड़ा हाथ है। इस कंपनी के स्लोगन जो कि दीपिका पादुकोण के एड में आया था कि हर घर कुछ कहता है, और उस घर ने शायद इतना कुछ कह दिया कि शाहरुख खान के नेरोलैक वाले ने घर बुला करके देखो ने भी कुछ नहीं दिखा पाया मार्केट में। इसीलिए ऐसे ऐसे स्लोगन्स भी कुछ कंपनी के लिए ऐसा काम कर देते हैं जो कि इस कंपनी को उसी स्लोगन के नाम से पहचान दे देते हैं। अब हम इस कंपनी के कुछ फंडामेंटल्स के बारे में बात कर लेते हैं, जिसमें इस कंपनी के स्टॉक परफॉर्मेंस देख लो। स्टॉक परफॉर्मेंस में आपको साफ साफ दिख जाएगा कि लॉकडाउन का भी इस कंपनी पे ज़्यादा असर नहीं पड़ा, क्योंकि कंपनी गिरी डेफिनेटली, लेकिन कंपनी जैसे गिरी वैसे इस कंपनी को हल्की सी पॉजिटिविटी न्यूज़ मिलने से ही कंपनी वापस से बाउंस बैक हो चुकी है। इस कंपनी के सेल्स ग्रोथ देख लो, अच्छे ही है। इस कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी देख लो, बहुत अच्छे हैं। इस कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देख लो, वो भी बहुत अच्छे हमको देखने को मिले हैं। इसीलिए इस कंपनी में कोई भी नेगेटिव न्यूज़ हमको देखने को तो मिलती नहीं है। दूसरी बात, इस कंपनी पे 1 रुपए का कर्ज नहीं है, जो कि इस कंपनी के लिए बहुत बड़ी मजबूती है, इसकी बहुत बड़ी ताकत है। और यही कारण है कि इस कंपनी का तकरीबन 54.1% का मार्केट शेयर है पूरे इंडिया में। इस कंपनी का एक साल का रेवेन्यू तकरीबन 20,500 करोड़ का है, तो इस कंपनी का एक साल का प्रॉफिट तकरीबन 2700 करोड़ का है। और ये कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट पेंट कंपनी है, तो एशिया की 3rd लार्जेस्ट पेंट कंपनी है, तो वर्ल्ड की 9th लार्जेस्ट पेंट कंपनी है। अब चलिए दोस्तों इस बारे में बात कर लेते हैं कि ये पेंट इंडस्ट्री कौन से सेक्टर्स पे डिपेंड रहती है। तो इसमें रहेगा ऑटो सेक्टर इंडस्ट्री, रियल इस्टेट सेक्टर इंडस्ट्री और पेट्रोलियम इंडस्ट्री। सबको मालूम है कि रियल इस्टेट सेक्टर में पेंट का इस्तेमाल तो होना ही है, चाहे वो किचन हो, इंटीरियर डिजाइनिंग हो, बाहर का पेंट हो या फिर ग्रिल का पेंट हो या फिर लोखंड का पेंट हो, हर किसी चीज़ों में पेंट का इस्तेमाल होना ही है। ऑटो सेक्टर में लाखों गाड़ियाँ हर महीने बिकती हैं इस देश में, तो लाखों गाड़ियों को पेंट करने के लिए जो एनामेल यूज़ होता है वो एशियन पेंट्स ही बनाती है। दूसरी बात, पेट्रोकेमिकल बिजनेस से इसका क्या लेना देना है, तो मैं आपको बता दूं कि पेट्रोकेमिकल बिजनेस से इसका ये लेना देना है कि जो पेंट्स को बनाने में रॉ मटेरियल यूज होते हैं उसके 50% डेरिवेटिव्स पेट्रोकेमिकल्स होते हैं। वो पेट्रोकेमिकल्स सस्ते कब मिलेंगे, जब क्रूड ऑयल का दाम मार्केट में कम होगा। दाम कम होगा तो डेरिवेटिव सस्ते में मिलेंगे, जिस वजह से पेंट की जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है वो कम हो जाएगी। लेकिन कॉस्ट कम होगी हमको ये देखने को तो मिल जाता है, और अभी का भाव चल रहा है क्रूड ऑयल का 1000 रुपए के आसपास का, मतलब क्रूड ऑयल बहुत निचले स्तर पर गिर चुका है। तो क्या पेंट इंडस्ट्री को फायदा होने वाला है, तो इसका आंसर रहेगा नो। क्यों नो रहेगा कि अगर क्रूड ऑयल का दाम कम रहता और पूरे दुनिया में सप्लाई होती तो शायद इसका फायदा हर एक सेक्टर को होता, लेकिन पूरी दुनिया में इसका सप्लाई रुक गया है। भले ही दाम कम हो गया है लेकिन सप्लाई नहीं है। इन्वेंट्री सस्ते में इन लोग के पास मौजूद नहीं है। जो इन्वेंट्रीज ये सारी कंपनियों के पास थी वो सब महंगे दामों में खरीदी हुई हैं। ऐसे में सारी कंपनियों के मैन्युफैक्चरिंग जो होते हैं कॉस्ट पेंट के, वो तो स्टेबल ही रहे हैं। और अगर आप मान लो कि कुछ पेट्रोकेमिकल्स के प्रोडक्ट ये पेंट की इंडस्ट्रियाँ कम दामों में खरीद भी लेती हैं, तो वो बेचेंगी कैसे, क्योंकि रियल इस्टेट सेक्टर एकदम गिरा हुआ है। ऑटो सेक्टर में आज ये पोजीशन आ चुकी है कि इस महीने एक गाड़ी नहीं बिकी, चाहे वो मारुति सुजुकी हो, टाटा मोटर हो, अशोक लीलैंड हो या फिर आइसर मोटर्स हो, एक गाड़ी नहीं बिकी है इंडिया में। ऐसे में रियल एस्टेट सेक्टर का बिल्कुल 100% सेल्स जीरो हो चुका है। तो ये पेंट का कंजम्पशन होगा कहाँ पे, तो ऐसे में ये भी हो सकता है कि इन्वेंट्री सारी की सारी खराब हो जाएंगी। ऐसे होगा नहीं, लेकिन हमको ये होगा कि इतना ये कंपनी को फायदा इस सिचुएशन में तो नहीं होने वाला। लेकिन हमको ये ध्यान रखना है कि क्रूड ऑयल का दाम कम होगा तो ये कंपनी को फायदा होगा, लेकिन अगर मार्केट में सप्लाई बनी रहेगी तो आपको यही ध्यान रखना है कि पेट्रोलियम सेक्टर से इस कंपनी की कितनी ज़्यादा डिपेंडेंसी है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि मैं आपको एशियन पेंट्स के बारे में ऐसी कई सारी चीज़ें बता पाया हूँ इस वीडियो में जो मैं आपको बता सकता था। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्रिप्शन से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगी कि मैं आपके लिए ऐसे ही कॉन्टेंट्स और बनाता रहूँ। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।